क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? मतलब ये उत्साहित करना है कि आपको मतदान करना है, आप तो एक कवि को नष्ट करने में लगे हो। सबके सब मेरे को देखकर इस प्रकार चुप हो गए जैसे मतदान की तैयारी नहीं कर रहे हो, सबके सब कुलदीप रंगीला को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे हो। देखो क्या है मेरा मामला, मैं थोड़ा सा बता दूं। 10-15 मिनट का मेरे को समय दिया है, हालांकि 10-15 मिनट से ज्यादा समय तो मेरे को वॉशरूम में लग जाता है। अपन के 1-1.5 घंटे की फाइल है, और देखो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरे चेहरे से लगता नहीं है कि मैं वीर रस का कवि हूं। ये जो कवि लोग हैं ना, ये जब कवि बनते हैं भाई साहब, तो कवियों का नामांकन करते हैं। अब इन सारे कवियों ने मेरा नाम रख दिया कुलदीप रंगीला, पर मेरी समस्या ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये ऊपर वाले की समस्या है, ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको बाल देना भूल गया। नहीं, मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिएगा बात पसंद आई है तो। नहीं रहने दो ताली। देखो क्या है, पैसे हमको मिल रहे तो ताली में तुम क्यों ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? और अपन को देखो क्या आदत पड़ जाती है, आदमी आदत से मजबूर है। अभी एक बार पिछले साल में राजकोट कवि सम्मेलन में आया, मैं बार बार बोल रहा कविता पे ताली बजाओ ताली बजाओ, तो एक को आदत ही पड़ गई ताली बजाने की। वो सुबह चौराहे पे घूम के ताली बजा रहा है। तो अपने को ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी साहब, मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं इसलिए करता हूं कि ये जो गंजे होते हैं ना भाई साहब, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में भाई साहब एक चंपालाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। तब उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पर ट्रक चला रहा। अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के काले काले छोटे छोटे आधे इंच के पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे। तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। तालियां कमजोर है आपकी। ये आनंद होता है साहब। देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क पे बाल थोड़ी ना होते हैं, वो गंजा ही पैदा होता है। फिर उसकी माताजी उसके मस्तिष्क पे हाथ फेरती है, बाल बढ़ने लगते हैं। फिर मौसियां हाथ फेरती है, बालों में और वृद्धि होती है। फिर भुआजियां हाथ फेरती है, बाल और बढ़ते हैं। फिर एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे के साथ उसके बाल भी बड़े हो जाते हैं। फिर हम उस बच्चे की शादी कर देते हैं। अब उसकी पत्नी हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं, सालियां हाथ फेरती है, बाल और उड़ते हैं, और जब सासू माँ हाथ फेरती है तो मैदान पूरा साफ हो जाता है। ये आनंद की बात है साहब, हम ये आनंद के लिए बैठे हैं। और ये आजाद चौक में इस समिति ने, हमारे भाई मन कुमार जी ने इतनी जनता इकट्ठी की, ये बात कर रहे थे कि कितने अफजल मारोगे और अफजल निकलेगा तो अफजल को ठोकेंगे। हरी भाई अपने को ऐसा लोड ही नहीं लेना। जब बिना मारा कुटी के काम हो तो फोकट में क्यों अफजल के पीछे पड़ो? अपनी टेक्निक अलग है दादा। अपन सबसे पहले ये देखो कि अफजल रहता कहाँ है। अफजल के घर की फील्डिंग करो, और जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले अपने को उसको नहीं मारना। अपने को क्या करना है, जैसे ही अफजल घर के बाहर निकलेगा अपन उसके घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो दरवाजा। अफजल तो वैसे ही बाहर मर मुरा जाएगा। अब अफजल कहाँ है, अपन कहाँ है? फिर अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, कालूराम होगा। कहाँ है अफजल? यहाँ नहीं बोलना जय श्री राम, हर जगह थोड़ी फंसाना अपने को।
भाई आदमी को बुखार हो तो उसको पोलियो का ड्रॉप थोड़ी देंगे। श्री राम वाले कभी आएंगे हमारे ये बाबा जी राम बदावड़। और देखो दुनिया का सबसे आसान काम होता है सब बाबा बनना। क्योंकि देखो मैं माता बहनें भी यहाँ पर बैठी, मैं एक बात कहूँ, अगर हमें जीवन में अनुसरण करना है ना तो हम संतों का अनुसरण करें ना कि इन बाबाओं का अनुसरण करें। जिस दिन हम बाबाओं को छोड़ के, कोई बाबा बनना दुनिया का सबसे आसान काम। बाबा बनने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 20 दिन मंजन मत करो, 2 महीने दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 4 महीने तक कटिंग मत बनाओ, चौथे महीने में बाबा रेडी है। लेकिन हमें अनुसरण, बाबा तो क्या, हमको तो बचपन से बाबा के नाम से डराया जाता है। मैं जब स्कूल से आता था तो मेरी माताजी मेरे से बोलती थी बेटा मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। शाम को पिताजी ड्यूटी से आते बोलते मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि बाबा कोई पकड़ के ले गए। हालत ये हो गई है। और बाबा उन भी हमारे देश में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पहले एक बाबा जेल में गया आसाराम ने, फिर रामपाल ने, 7 दिन बाद वीरेन बाबा पहुंच गए जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण समझते थे। तो रामपाल जी ने कहा बेटा बहुत जल्दी आ गया। बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने चपटी पिन का चार्जर मंगाया था वही देने आया हो। ये हालत है। तब कहना चाहता हूं साहब कि अगर हमें जीवन में अनुसरण करना है तो हम संतों का अनुसरण करें। और इस पंक्ति की विशेष आशीर्वाद चाहिए। अगर मैं देश के सबसे बड़े संत का नाम इस पावन पुनीत मंच पे ले लूं, हमारे देश में कोई सबसे बड़े संत हुए हैं जिसने हिंदुत्व की पताका को पूरे विश्व में फहराया है, तो साहब उस संत का नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या बात है, क्या बात है साहब। मैं 4 पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं। जो तालियां आपकी मुझ तक पहुंची, इन तालियों को दुगना करके मंच तक पहुंचा देना। वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कहीं कलियां कहीं पत्ती कहीं मकरंद बन बैठे। ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन, विवेकानंद बनना था वो देवानंद बन बैठे। क्या बात है, बहुत अच्छी पंक्तियां कुलदीप भाई, बहुत अच्छी पंक्तियां। पंक्तियां तो अच्छी है लेकिन अपने को आपत्ति देवानंद से भी नहीं है। कोई ये संस्कार बदल गया साहब। पहले फिल्में आया करती थी, कितने बढ़िया फिल्मों के नाम होते थे। बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब। फिल्मों के नाम होते थे नदिया के पार, जय संतोषी माँ। और आजकल फिल्में आ रही है, नाम क्या होते हैं, टॉयलेट। मतलब आदमी इंटरवल में भी वही देख रहा है। गीत आया करते थे साहब, इतने प्यारे गीत आया करते थे। आजकल हम लोगों ने बॉलीवुड का बाइकआउट करके रखा है। किस लिए करके रखा है? क्योंकि आजाद चौक में मन कुमार जी ने जितनी भीड़ इकट्ठी की है ना साहब, वो देशद्रोही आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण कहती कि मुझे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। हम सबने संकल्प लिया, फेसबुक के माध्यम से एक अभियान चलाया कि हमें लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करना है। तो साहब इस आजाद चौक में मन कुमार जी जितनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, इतनी भीड़ तो 350 करोड़ में बनने वाली लाल सिंह चड्ढा भी इकट्ठी नहीं कर पाए। कौन कहता है श्रोता कम है? पिछले दिनों मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई मेरे को किरण, तो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा मैं कुलदीप रंगीला। तो बोले तो क्या करूं? मैंने कहा ये बताओ तेरे को हिंदुस्तान में रहने में किससे डर लगता है? मोदी जी चीते लाए नीबी भिया से, उनसे डर लगता है? बोले नहीं। बोले फिर किससे डर लगता है? बोले मेरे को हिंदुस्तान में शाहरुख खान से डर लगता है। मैंने कहा उससे क्या आपत्ति? बोले शाहरुख खान हमेशा कहता है आई लव यू किरण। ये हालत है साहब। तब 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में राष्ट्र भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है तो इतनी भीड़ भी हमारे लिए काफी है। क्योंकि 20 लीटर दूध से तो 2 किलो मावा अच्छा है। यहाँ जितने बैठे भले सुनने वाले कम है लेकिन सबके सब क्रीम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो वही मैं भी तो बोल रहा हूँ। एक कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए। और समर्थन कर देना मित्र, देश के बड़े कवि मंच पर बैठे हैं। गुजरात की भूमि वो भूमि है कि कुलदीप रंगीला ने आज से 10 वर्ष पहले जब अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी तो पहला कवि सम्मेलन अगर कहीं पड़ा था तो वो कवि सम्मेलन इस अहमदाबाद की मिट्टी में पड़ा था। जिस कवि सम्मेलन में मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला, मात्र 1001 रुपए का लिफाफा मिला था। आज कवि सम्मेलन में हमें 20,000, 50,000, 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन उस 1000 के लिफाफे की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। वो लिफाफा मुझे दिया था इस अहमदाबाद ने। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ
मैंने उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। मैंने क्या कहा, अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन मस्ती के मूड में रहोगे। ये प्रेम का आयोजन है, फोकट की बात ये करते हैं कि ऐसा हो गया ना वैसा हो गया। ये कवि जो आए ना, ये प्रेम के कारण आए। मन कुमार जी का प्रेम था, इनका मन था तो हम आ गए। जब कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई तो इनने मेरे को फोन लगाया, खींच खींच कुछ 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 खींच खच खींच खच खींच। ना जी मन कुमार जी आदेश, बोले कवि सम्मेलन है अहमदाबाद में आना। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोला आपके लिए क्या व्यवस्था कर दूं। मैंने कहा पहले तो ये बताओ कवि कौन कौन है। बोले राम भदावर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा और? बोले जगदीश गुजर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला आपके लिए क्या व्यवस्था कर दूं। मैंने कहा जगदीश गुजर जी देश के बड़े पेरोडीकार हैं, उनसे मात्र 1000 रुपए मेरे को कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 1000 में ही आ रहे हैं। इतना टेक्निकल आदमी साहब, हालत खराब हो गई है। और हम तो कवि है, जब तक हम मंच के ऊपर है ना, जब तक वीआईपी नहीं तो मंच के नीचे कोई टोस का भी नहीं पूछता हमसे। ये हालत है कवियों की। और कोरोना के बाद तो वैसे ही स्थिति खराब, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में आ गया, क्या ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ियां हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। हालत ये हो गई थी कोरोना काल में। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हालत ये हो गई, हमने बॉलीवुड का बाइकआउट करा, क्योंकि बॉलीवुड पूरा बदल गया। आजकल हम साउथ की फिल्मों का समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा था कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, लेकिन साहब पुष्पाराज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला जरूर झुकेगा। अभी मत बजाओ, बात आप तक पहुंचे। भजिए के पहले तेल नहीं पीना अपने को। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, और पूरी पिक्चर में खुद झुक के ही चल रहा है। ये हालत है फिल्मों की। एक गीत आते थे साहब, जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते थे और तोरण मारने के लिए जाते थे तो बैंड वाला गीत बजाया करता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में एक बारात निकल रही, दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठे ना, आगे बैंड वाला गाने बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। यहाँ गानों पे आगम ये माताएं बहनें बैठी, जब हम बिटिया को विदा करते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे लोकप्रिय कौन सा गाना रहता है। जब बिटिया को विदा किया जाता है तो वर्षों से एक गाना चला आ रहा है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अभी हमारे यहाँ 3 दिन पहले एक लड़की विदा हो रही और बाहर बैंड वाला गाना बजा रहा। और कौन सा बजा रहा? अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू के गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कहां से कहां तक आ गए हम। पहले पुराने गीत इतने अच्छे होते थे कि हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे भाई साहब। अब मेरी आवाज इनकी तरह सुरीली तो है नहीं हरि भाई की तरफ, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है, अपने गले में बेहरू महाराज। लेकिन फिर भी अपन गाने की कोशिश करते हैं। मैं बाथरूम सिंगर, सुबह सुबह बाथरूम में स्नान कर रहा, साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने एक गीत प्रारंभ किया। अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन मेरा गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना। ये हालत है, गीतों की हालत हो गई है साहब। गीतों के माध्यम से हम बात कर लिया करते थे। मेरे घर में एक कुत्ता है मन भाई, टॉमी बता देना कितनी देर पढ़ना, मेरे को पता नहीं रहता। मेरे घर एक टॉमी करके कुत्ता पाल रखा मैंने, और मेरे को जब भी रियाज करना होता है ना, मैं कुत्ते को सामने बिठाता हूँ, आधा गाना मैं गाता हूँ और आधा गाना मेरा और टॉमी पूरा कर देता है। जब भी रियाज करना होता टॉमी के सामने मैंने गाना गाना प्रारंभ किया कि पिया तू अब तो आजा, अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी हो गई आजा आके बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता ये हालत है साहब, क्योंकि
मस्ती हमारा अंदर है, गुजरात के लोगों के अंदर मस्ती है साहब, और मस्ती में जीने वाले लोग। अभी पिछले दिनों एक मदुरई का कवि सम्मेलन आ गया, अब मैं और मन कुमार जी और हमारे जगदीश भाई तीनों गए वहां पे। मदुरई वहां पे आता तमिलनाडु पे, लेकिन हमने हमारे संस्कार बदल दिया। हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह उठ के। पहले हम राम राम किया करते थे भाई साहब, फिर नमस्कार पे आया, गुड मॉर्निंग पे आ गए। लेकिन वहां के संस्कार ऐसे हैं कि जब हम होटल में रुके, होटल के कमरे में, तो वेटर आया, वेटर ने घंटी बजाई, मैंने जाके दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला वहां का वेटर तमिल की भाषा में बोला है, ए वणक्कम। मैंने कहा, सोचा नाम पूछ रहा है, मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। उसने पानी की बोतल दी, वापस चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया, फिर बेल बजाई, पे। मैंने जाके दरवाजा खोला, वो फिर बोला ए वणक्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। तो मन कुमार जी खिलखिलाने लगे, हंसने लगे। मैंने कहा हंसते क्यों? बोले मैंने गूगल पे सर्च करा, वणक्कम का मतलब वो नाम नहीं पूछ रहा, वो नमस्कार कर रहा है। मैंने कहा बेवकूफ बन गया, अब आन दो उसको। अब मैं इंतजार करने लगा, तीसरी बार फिर वेटर आया, फिर दरवाजा बजाया। मैं दौड़ के मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और वेटर बोले उसके पहले मैं बोल उठा, तो वणक्कम। तो अब की बार वेटर बोला है, ए कुलदीप रंगीला देवास। ये भाषा का प्रभाव, तालियां कमजोर है आपकी, क्योंकि हम तो पीड़ाओं को झेलते हैं साहब। अभी एक कवि सम्मेलन में हम आए थे राजकोट, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी, और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन केवल इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर पता नहीं किस हालत में थे, मंच पे आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब भी मिलेगा जब वो मेरे पुत्रों पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में। अब जो देश पे पढ़ने वाले हैं वो देश की बात छोड़ो, ने तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी, आपका पुत्र डॉक्टर बने या न बने, इंजीनियर बने या न बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी, तालियां मजबूत रहेगी तो मैं थोड़ी देर ज्यादा देर तक टिका रहूंगा। एक घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। ये आनंद है। अब पीछे देखो तो कभी भी ताली बजाते नहीं, तो एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। इनकी अलग समस्या, और क्या कवियों की आदत रहती है साहब, कवि भी आदत में आ जाता है। अब लगातार 10-10, 20-20 दिन कवि सम्मेलन पढ़ो तो एक कवि को आदत पड़ गई। आदत रहती है कवियों की कविता के बीच में निवेदन कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ, उसको आदत ही पड़ गई ऐसा बोलने की। अब वो चाय की दुकान पे जाए तो चाय वाले से बोलता निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 1 कप चाय ला दे। और लगभग 15 दिन से बाहर पत्नी का फोन आया, खींच खींच। बोले क्या कर रहे हो? बोले निवेदन कर रहा हूँ। बोले जल्दी से घर पे आ जा, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा कर जाएगा। ये पीड़ा कवियों को झेलना पड़ती है। कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नबीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए।